स्टार्ट करते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। अपन अभी देख रहे हैं सिक्योरिटी लॉ का पहला चैप्टर, जो कि है सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये अपने लिए। और काफ़ी डेप्थ में कंटेंट दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा कंटेंट है नॉलेज पर्पज़ के लिए भी, और थोड़ा सा भारी है चैप्टर, तो उस हिसाब से अपन इसको समझेंगे। और पूरी वीडियो में अपन क्या क्या देखने वाले हैं, मतलब पूरे चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है वो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ अपन क्लियर करेंगे, और आईसीडीआर का फुल फॉर्म देख लो, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की जो रेगुलेशन है 2018, उसकी बात करी हुई है। सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ इशू, और मीनिंग दी हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ इशू भी और ये मीनिंग्स भी। और एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईसीडीआर कहाँ कहाँ लगता है, प्रोविजंस एप्लीकेबल फॉर आईपीओ एंड एफपीओ, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। रेगुलेशन 5 इसकी बात कर रहा है, और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर आईपीओ रेगुलेशन 6 इसकी बात कर रहा है। दोनों ही रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रेगुलेशन 102 भी दी हुई है बीच में फॉर एलिजिबल फॉर एफपीओ, तो वो एक बार पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट वो भी है। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इन लोगों ने अलग तरीके से दिया, वो नहीं है, जाने देंगे, वो अपन रीड ओनली वाले में रखेंगे। फिर है इफ़ एन इशूअर हैज़ अलॉटेड एसआर इक्विटी शेयर। एसआर इक्विटी शेयर्स एक तरीके से जैसे स्वेट इक्विटी शेयर होते हैं, वैसे ही एसआर इक्विटी शेयर होते हैं, जहाँ पे शेयर होल्डर के पास कुछ सुपीरियर वोटिंग राइट्स रहते हैं। देखेंगे क्या बोला हुआ है पूरे में। फिर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एफपीओ, जनरल कंडीशन फॉर आईपीओ एंड एफपीओ, कुछ चीज़ें दी हुई हैं। ये सेम है, तो ज़्यादा सर जो सेम चीज़ें हैं उसको अपन ऊपर से देख के सीधा आगे फॉरवर्ड कर देंगे। फिर उसके बाद कुछ एडिशनल कंडीशंस दी हुई हैं फॉर ऑफर फॉर सेल, दोनों को कैंसिल कर दो, ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और आगे देखते हैं। एक और है इशू वारंट ऑफ आईपीओ और एफपीओ, तो ये भी सेम है। जो सेम है ना, वो अपन आगे बढ़ाते जाएंगे, ना आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा टाइम वेस्ट हो, अपन सीधा आगे फॉरवर्ड कर देंगे। फिर एक और दी हुई है अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी अपन रीड ओनली में रखेंगे। जो देखो इंपॉर्टेंट रहेगा ना उसके ऊपर अपन ज़्यादा भाव देंगे, और जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा उसको अपन आगे बढ़ा देंगे। एक और है डिस्क्लोजर एंड फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, रीड ओनली। जो इंपॉर्टेंट है वो आगे का पार्ट था, इससे पहले का जो भी था ना वो इंपॉर्टेंट था, वहाँ पे आप सारा कुछ डेप्थ में पढ़ लोगे तो ये सारी चीज़ें रीड ओनली में आ जाएंगी। ठीक है, और देखेंगे ज़रूर सब कुछ। और उसके बाद इशूएंस कंडीशंस एंड प्रोसीजर दिया हुआ है, तो वो एक बार अपन समझ लेंगे। इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कैंसल्ड है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टार मार्क्ड है। ठीक है, तो देख लेंगे, 2 पेज का कंटेंट था, उसमें देखेंगे कैसे क्या क्या करना पड़ना है। प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, कितना क्या प्रमोटर का कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इन आईपीओ एंड एफपीओ, वो सारी चीज़ें ऊपर बात करी हुई है। और ठीक है, इसके आगे फिर कुछ लॉक इन पीरियड और वो सब दिया हुआ है। फिर है फास्ट ट्रैक इशू, ओनली अलाउड फॉर एफपीओ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। फिर राइट इशू के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, एप्लीकेबिलिटी और एंटिटीज़ नॉट एलिजिबल, और जनरल कंडीशंस बताई हुई है राइट इशू की। अगर मुझे लगा कि इसकी एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए, मतलब सेपरेट वीडियो ऐसे नहीं कि अलग से कुछ चीज़ें रहेंगी, पर राइट इशू की क्या चीज़ें रहती हैं, मैं देखो इसकी अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, पहली वीडियो में अपन यहीं तक ही देखेंगे जो फास्ट ट्रैक इशू था। ठीक है, ओनली अलाउड फॉर एफपीओ, यहाँ तक अपनी वीडियो अपन यहाँ ये वाली खत्म कर देंगे। उसके बाद पार्ट वाइज अपन टॉपिक वाइज मतलब सारी वीडियो बनाएंगे। राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू, और उसके बाद है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जिसमें कुछ कंडीशंस ऑफ क्यूआईपी और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। फिर इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और एलिजिबिलिटी कंडीशंस वगैरह दी हुई है, राइट्स और एंटिटीज। ठीक है, ये वाली बात करी हुई है। फिर है इनिशियल पब्लिक ऑफर बाय स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं, तो इसकी अलग अलग वीडियोज ही बना दूंगा सीधा। ठीक है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, ये क्या होता है शॉर्ट में है, अपन देख लेंगे किस हिसाब से बात करी हुई है। और इसके साथ साथ कुछ एडिशनल भी चीज़ें हैं, वो अपन आगे वाले चैप्टर में जाके एक बार उसके साथ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर है बोनस इशू। बोनस इशू क्या होता है, क्या कंडीशंस हैं, कैसे क्या होता है, अपन को बेसिकली तो पता ही है, फिर भी एक बार देख लेंगे। फिर टाइम पीरियड और वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं कुछ, वो अगर आप बोलोगे तो वो अपन कर लेंगे। ठीक है, ये वाली इसमें बुक बिल्डिंग की एक प्रोसेस की बात करी हुई, ये चैप्टर 1 में इसका कुछ कनेक्शन रहता है। बाकी चैप्टर 1 की शायद अपन वीडियो ना बनाए, तो इसलिए अपन बुक बिल्डिंग का एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि क्या बेसिकली होता है, और ये वाले सम्स को एक बार क्लियर कर लेंगे क्या बोला हुआ है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कहाँ से, इंट्रोडक्शन के साथ से। इंट्रोडक्शन में क्या बोला हुआ है, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। हाँ, तो ठीक है, इंट्रोडक्शन
द प्राइमरी मार्केट is the avenue of resource mobilization and capital formation in the country as it deals with the issue and new instruments by the corporate sectors such as equity shares, preference shares and debt instrument. Central and state government, various public sectors undertaking PSUs, statutory and other authorities such as State Electricity Board and Port Trust also issues bond debt instruments. Primary market provided an opportunity to issuer of securities, government as well as corporate, to raise financial service resources to meet their requirement of investment and or discharge their obligation. To streamline the framework of public issue, SEBI enacted SEBI ICDR Regulation 2009 और SEBI ICDR Regulation 2009 और उसके बाद repealing the SEBI ICDR Regulation 2009, SEBI has recently notified new ICDR Regulation 2018 on 11th September 2018. पूरे पैराग्राफ में सिर्फ इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 2009 वाले को रिपील करके आ गया कौन, 2018. बस इतना ही ध्यान रखना है. कब आया था? 11 September 2018. This new regulations came into effect from 11th November 2018. ठीक है, ये डेट्स मतलब MCQ पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट थी, पर अब अगर अपन को MCQ नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वही है इंपॉर्टेंट, बाकी तो अपन आगे बढ़ सकते हैं. अब देखो ये वाला चीज़ जो मैं पढ़ूंगा अभी, टाइप्स ऑफ इश्यूज, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अपन को पता ही है बेसिकली किस किस प्रकार से अपन इशू कर सकते हैं. तो IPO FPO तो पता ही है, राइट इशू पता है, और उसके बाद क्या होता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पता है अपन को, फिर QIP और बोनस इशू, ठीक है. और ये सारी इशू के ऊपर पूरी तरीके से अपन एक सेपरेट टॉपिक की तरीके से वीडियो बना लेंगे और कवर कर लेंगे, ठीक है. अभी शॉर्ट में समझो इंट्रोडक्शन के बेसिस पे कि क्या होता है, ठीक है. टाइप्स ऑफ इशू. IPO, initial public offer, means an offer of specified securities by an unlisted issuer to the public for subscription and includes an offer for sale of specified securities to the public by an existing holder of such security in an unlisted issuer. In order to qualifying as an IPO, the offer of securities must be by an unlisted issuer company, and such an issue shall be made to the public and not to the existing shareholders of the unlisted issuer company. Further public offer, FPO इसको बोला जाता है, means an offer of specified securities by a listed issuer company to the public for subscription. In other words, another issue to the public other than its existing shareholders or to a select group of person by the listed person in referred to the further public offer. अब इसको देखो मैं समझाने नहीं जाऊँगा, मेरे को ये लग रहा है कि आपको ये पता ही होगा, और ये सारी चीज़ें अपन ने कहीं ना कहीं सुनी है. IPO FPO, IPO पहला अगर कोई कंपनी लाती है, अपने शेयर लिस्ट करती है तो IPO आता है, और अपना वापस से करती है लिस्टेड कंपनी तो उसको FPO बोला जाता है. अभी रिसेंटली काफ़ी सारे IPOs आए हैं. अभी रिसेंटली स्विगी का मेरे को ध्यान है, और भी बहुत सारे NTPC ग्रीन और ये सारे अभी रिसेंटली आए हैं सारे. और FPO बोले तो कोई कंपनी का, कोई लिस्टेड कंपनी है पर वापस से उसका पैसे मांगती है वो उससे, पब्लिक से, तो उसको FPO बोला जाता है. अभी रिसेंटली किसका आया था मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है. अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं. राइट इशू के बारे में बात करेंगे. राइट इशू ऑफ सिक्योरिटीज इन एन इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय अ कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है, एज ऑन अ रिकॉर्ड डेट इन द प्री डिटरमाइंड रेशियो. ठीक, राइट इशू ऑफ सिक्योरिटीज इज एन इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी by a company to its existing shareholders, ठीक है, as on record date in the predetermined ratio. Existing shareholder को ये right issue मिलते हैं कि, ठीक है, क्या होगा वो अपन पूरे टॉपिक में बात करेंगे. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलते हैं, इतना ध्यान रखो, ठीक है. प्री डिटरमाइंड रेशियो एक सेट होता है और रिकॉर्ड डेट होती है, तो उसके आधार पे ये सारी चीज़ें काम करती हैं. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है? रिफर्स टू एन इशू वेयर अ लिस्टेड इशूअर issues shares on convertible security to a selected group of person in terms of SEBI ICDR Regulation 2018 is called preferential group. A preferential allotment, the issuer is required to comply with various provisions which inter alia include pricing, disclosure in the notice, lock-in, etc. in addition to the requirements specified in the Companies Act. ठीक है, preferential allotment basically इतना है कि एक selected group को preference दिया जाता है कि आप हमारे को, मतलब एक प्रेफरेंस, प्रायोरिटी उनको दी जाती है सबसे पहले. ठीक, आगे बात करते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट, QIP के. मतलब देखो ये सारे ना कोटा डिसाइडेड होते हैं कि इतना आपका इसके लिए, इतना एम्प्लॉय के लिए, इतना अपना बोनस और वो सारी चीज़ें दी होती है. तो एक ये और है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट, ठीक है.
तो refers to an issue by a listed entity to only qualified institution buyers in accordance with SEBI ICDR Regulation 2018। इसके भी बारे में पूरी टॉपिक पे अपन वीडियो बनाएंगे और समझेंगे क्या होता है। सीधी सीधी आप वो वीडियो देख के इसको कंप्लीट कर सकते हो, इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। बोनस इशू पता ही होगा, बोनस की बात कर रहे हैं, बोनस मिलता है, मतलब एक शेयर के ऊपर और आपको एक बोनस शेयर मिलता है, वो फिर डिसाइडेड होता है। अभी रिसेंटली टाटा का शायद बोनस इशू हुआ था, ठीक है। अब टाटा की कौन सी कंपनी का होता मेरे को ध्यान नहीं है, पर हुआ तो था बोनस इशू, या शायद बात चल रही है, देखेंगे। बोनस इशू ऑफ शेयर्स मीन्स एडिशनल शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू रिवॉर्ड फॉर देयर रॉयल्टी and in an opportunity to enhance the shareholder wealth. The bonus shares are issued without any cost of the company by the capitalized the available reserves। ठीक है, फ्री में दिया जाता है और उन लोगों की लॉयल्टी, हाँ यार लॉयल्टी होना चाहिए, टू रिवॉर्ड फॉर देयर रॉयल्टी, नहीं लॉयल्टी होगा, हाँ, और उनकी लॉयल्टी के बेसिस पे तो आप दे रहे हो, और अपॉर्चुनिटी टू इनहेंस द शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं है कि हाँ ठीक है, देखो है इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है। ईजी है तो फिर क्या दिक्कत है, आप सीधा एक बार सिर्फ पढ़ लोगे, लिख सकोगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कौन सी? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट और रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। अब ये सारे चीज़ें आप कंपनी लॉ में और अच्छे से पढ़ोगे ग्रुप 1 में। बाकी यहाँ पे जितना दिया हुआ है उतना कंटेंट अपन के लिए इनफ है और उतना पढ़ के खत्म करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। क्या होता है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट? मीन्स द ऑफर डॉक्यूमेंट इन ड्राफ्ट स्टेज। द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट आर फिल्ड विद सेबी एट लीस्ट 30 days prior to the filing of the offer document with ROC और CES स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है, ROC यानी कि अपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ROC और अपने स्टॉक एक्सचेंज को आपको फाइल करने से ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने से 30 दिन पहले ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बताना पड़ेगा, जिसमें आप सारी चीज़ें बताओगे, डिस्क्लोज करोगे। क्या क्या? सेबी में स्पेसिफाइड चेंजेस इफ एनी इन द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट and the issuer or the lead merchant banker shall carry out such changes in the draft offer document before filing the offer document with ROCs or SEs. The draft offer document is available on the SEBI website for public comment for a period of 21 days from the filing of draft offer document with SEBI। 21 दिन तक वो पब्लिश कर दिया जाता है पब्लिक के लिए कि आप देख लो भैया ये चीज़ें हैं, कंपनी ऐसे ऐसे कर रही है, और उसमें सारी चीज़ें डिस्क्लोज करी जाती है। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में बेसिकली ये बताया जाता है कि हम ऐसे ऐसे लाने की सोच रहे हैं और इतना हमारा लाने का है कि इतना हम पब्लिक से इशू करेंगे, इतनी हमारी QIP से लेंगे, ऐसे सारी चीज़ें बताई गई होंगी। ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है? मीन्स प्रोस्पेक्टस इन केस ऑफ पब्लिक इशू और ऑफर फॉर सेल एंड लेटर ऑफ ऑफर इन केस ऑफ अ राइट इशू विच इज़ फाइल्ड विद द ROC एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है, इसका स्पेसिफिकली बोल दिया कि इन केस ऑफ पब्लिक इशू, ऑफर फॉर सेल एंड लेटर ऑफ ऑफर इन केस ऑफ राइट इशू और which is filed with the ROC or stock exchange. An offer document covers all the relevant information to help an investor to make his or her investment decision। ठीक है, उसमें भी सारी चीज़ें बताएंगे कि आप के पास इतना हम राइट इशू कर रहे हैं, और वो सारी बेसिकली देखो ये सारे डॉक्यूमेंट्स में बताई जाएगी IPO के, और जितनी भी आप कुछ भी अगर कंपनी कर रही है तो उसके रिलेटेड चीज़ें बताएगी ROC और स्टॉक एक्सचेंज को और वो पब्लिक को बताएगी। ठीक है, वेबसाइट पे आ जाएगा सब सेबी के। आगे देखते हैं RHP। क्या है RHP? रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। अब इसमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, देखो क्या होता है, क्या बोला है उसमें। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट हैव डिटेल्स of their price of numbers of shares being offered or the amount of issue. This means that in case price is not disclosed, the number of shares and the upper and lower price band are disclosed। ठीक है, एक अपर प्राइस और लोअर प्राइस होती है कि इतने से इतने बीच में हमारी प्राइस हो सकती है। यहाँ पे प्राइस की डिस्क्लोजमेंट नहीं होती, मतलब इसमें ना पूरी तरीके से आपको नहीं बताएंगे, बस ये बता देंगे कि देखो इतने से इतने में बीच में हमारी प्राइस हो सकती है, और इतनी, जैसे अपन IPO आता है तो अपन को एक देता है कि हाँ देखो इतने से इतने बीच में हमारा वो है, और क्या बोलते हैं,
हमारी बिड है कि इतने से बीच में, इतने से लेके बीच में। बुक बिल्डिंग में भी यही होता है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस में भी यही होता है कि कंपनी इस प्रोसेस के थ्रू आईपीओ से पैसा लेती है, जहाँ पे उनके पास से अपने इन्वेस्टर्स को बोलती है कि अब तुम डिसाइड करो। मान लो 100 रुपये से लेके 120 रुपये तक, ठीक है। इसकी भी कुछ क्राइटेरिया रहते हैं कि 20% ही आपकी जो मतलब लोअर है, फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस बोलते हैं, उल्टा बोला, कैप प्राइस और फ्लोर प्राइस बोलते हैं। फ्लोर प्राइस यानी कि लोअर प्राइस, कैप प्राइस यानी कि हायर प्राइस, ठीक है। वो उन दोनों के बीच में 20% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए लोअर प्राइस से, मतलब उससे मैक्सिमम 20% तक ही जा सकती है। मतलब 100 है तो वो 120 तक ही जा सकती है, ठीक। आगे देखो, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये आगे काम आएगा। फर्स्ट चैप्टर अपन ने समझा तो नहीं है, पर ठीक है, बुक बिल्डिंग उसमें है। और आगे अभी एक सम देखेंगे अपन जिसमें भी बुक बिल्डिंग की बात करी हुई है। तो एक समझ लो, बुक बिल्डिंग में उसमें फिर कंपनी ऐसे डिसाइड करती है एज अ कि जिन लोगों ने कितनी, जैसे 100 से लेके 120 है, अब उसके भी कुछ टिक प्राइस सेट कर देते हैं कि 5-5 रुपये में आपकी वो चलेगी, बिडिंग चलेगी। तो 100, 105, 110, 115 और 120, ठीक है। ये प्राइस बैंड के ऊपर आपके ऊपर बिडिंग होगी। अब मान लो 100 के ऊपर 10 लोगों ने हाँ भरी, इसके ऊपर 5 लोगों ने भरी, 100 ऐसे ऐसे करके 10 लोग, 5 लोग, 15 लोग, 20 लोग ऐसे ऐसे करके आए। अब वो वैसे देखा जाता है कि इतने, फिर वो सिलेक्ट होती है, पूरी बुक बिल्डिंग प्रोसेस है। उसकी डेप्थ में अभी नहीं जा रहे हैं अपन, पर मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने अब तक इतना, अपन ने पूरा, अभी एग्जाम है तो मोस्टली तो आपके पास आ ही गया होगा, मतलब सब दिमाग में होगा ही कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस होती कैसे, ठीक है। मैंने सिर्फ इसको भी रिकॉल करवा दिया। इतनी बोलने के बाद आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे क्या काम करती है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे प्राइस को डिस्क्लोज नहीं करा जा रहा है, बाकी सारी चीज़ें डिस्क्लोज करी जाती है कि हाँ इतने से इतने, और ये सारी चीज़ें बताएंगी। ओनली वन completion of the bidding process, the detail of the final price are included in the offer document. The offer document filed thereafter with ROC in called as prospectus, ठीक है। prospectus फिर लास्ट में होता है, पहले ये होगा RHP, फिर वो लोग ऑफर डॉक्यूमेंट में क्लियर करेंगे और फिर और ऑफर डॉक्यूमेंट ROC को देंगे, और उसके बाद ही प्रोस्पेक्टस बनेगा जहाँ पे सारी चीज़ें डिस्क्लोज होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेबी ICDR रेगुलेशन रेगुलेशन 3 में इसकी बात करी हुई। अब यहाँ से सारी रेगुलेशन स्टार्ट होंगी, और ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेबी ICDR रेगुलेशन, दिस रेगुलेशन शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग, किस किस पे, एन IPO, राइट इशू बाय लिस्टेड इशूर वेयर द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द इशू इज 50 करोड़ रुपीज़ और मोर। राइट इशू की जो वैल्यू है एग्रीगेट 50 करोड़ या उसके ऊपर है, तो ही ये ICDR रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगी। फिर IPO हो गया, राइट इशू हो गया, FPO प्रेफरेंशियल इशू, QIPs, फिर इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, राइट इशू ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इनिशियल पब्लिक ऑफर बाय द स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, लिस्टिंग ऑफ इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। ये भी एक अच्छा टर्म है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म एक तरीके से प्लेटफॉर्म है आपको, जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है वैसे ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने शेयर्स को लिस्ट करवा सकते हैं। और क्या होता है बेसिकली, आगे अपन इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें आप समझ सकते हो। और एक बोनस इशू, सब जगह पे ICDR रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद से डिटेल्ड चैप्टर स्टार्ट होता है। आगे देखते हैं। प्रोविजंस एप्लीकेबल फॉर IPO एंड फर्दर पब्लिक ऑफर FPO। रेगुलेशन 5 बात कर रहा है एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक एन IPO। कौन कौन IPO के लिए एलिजिबल ही नहीं है, मतलब अगर मैं ऐसे ही बैठा बैठा IPO के लिए बोल दूं कि हाँ भैया मेरे को, मेरी कंपनी है, मेरे को IPO लेकर आना है, तो मैं ऐसे ही नहीं जा सकता, मेरे को कुछ चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी। अब वो क्या है, अब उन लोगों ने नेगेटिव लिस्ट दी हुई है कि ये नहीं करना है तो ही आप एलिजिबल माने जाओगे। एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक एन IPO कौन कौन, रेगुलेशन 5 सबसेक्शन 1 सब रेगुलेशन 1 एंड रेगुलेशन 5 सब रेगुलेशन 2 इसकी बात कर रहा है। देखो क्या बोल रहा है, एन इश्यूअर शैल नॉट बी एलिजिबल टू मेक एन IPO if the issuer, any of its promoter group, director, selling shareholder are debarred
फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट बाय द सेबी। डिबार्ड यानी कि मना कर दिया उन लोगों को कि तुम लोग हमारे कैपिटल मार्केट के लिए लायक नहीं हो, तुम एक्सेस नहीं कर सकते इसको, और उन लोगों को निकाल दिया गया है, तो वो लोग आईपीओ इशू नहीं कर सकते। सेलिंग शेयर होल्डर मीन्स एनी शेयर होल्डर, ठीक है, सेलिंग शेयर होल्डर का एक शब्द यूज किया था। सेलिंग शेयर होल्डर मतलब वो होता है एनी शेयर होल्डर ऑफ द इशूअर हु इज ऑफरिंग फॉर सेल, मतलब एक कंपनी का मतलब मान लो स्पॉन्सर हो गया, प्रमोटर हो गया वो, ठीक है, ऑफरिंग फॉर सेल द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इन द पब्लिक इशू। दूसरा, इफ एनी ऑफ द प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द इशूअर इन द प्रमोटर और डायरेक्टर और ऑफ एनी अदर कंपनी विच इज डिबार्ड, ठीक है, कंपनी, if any of the promoter or director of the issuer is a promoter or director of the any other company, ठीक है, यहाँ का जो प्रमोटर है वो दूसरी कंपनी का भी प्रमोटर या डायरेक्टर है, तो और वहाँ पे उसको मना किया गया है, उस कंपनी को मना किया गया है या डिबार्ड किया गया है फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट बाय सेबी, तो फिर आप भी नहीं कर सकते। तीसरा, if the issuer or any of its promoter or director is a willful defaulter or a fraudulent borrower, तो भैया भूल ही जाओ। If any of its promoter or director is a fugitive offender, इसकी एक पुरानी वीडियो आपको मिलेगी चैनल पे, बाकी इसकी अपन नई वीडियो भी बनाने वाले हैं। विजय माल्या वाले लोग होते हैं फ्यूजिटिव अपने ऑफेंडर वाले, ठीक है। इकोनॉमिक वाले चैप्टर में अपन सब्जेक्ट में अपन, मैं हर बार चैप्टर बोल देता हूँ, सब्जेक्ट को चैप्टर में बोल देता हूँ मैं, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट में अपन देखेंगे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर क्या होता है, क्या कैसे क्या काम करता है। विजय माल्या वाला सीन है यहाँ पे, ठीक है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, नीरव मोदी, माल्या जैसे लोग, ठीक है, हाँ, नीरव मोदी और माल्या जैसे लोग। पांचवा, इफ देयर आर एनी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी और एनी अदर राइट इशू विच वुड बी एंटाइटल एनी पर्सन विद एनी ऑप्शन टू रिसीव इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूअर। आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज भी हैं अगर आपकी, तो भी आप आईपीओ इशू नहीं कर सकते। अब इसमें कुछ एक्सेप्ट टर्म यूज किया है लास्ट में, देखो, इफ देयर आर एनी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज और एनी अदर राइट्स which would be entitled any person with any option to receive equity shares of the issuer except में क्या बोला, outstanding option granted to the employees under an employee stock exchange scheme or fully paid up outstanding convertible security which are required to be converted on a or before the date of the filing of the red herring prospectus or the prospectus, ठीक है। उसके लिए हमने कुछ fully paid up outstanding convertible securities को कन्वर्ट विच आर रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्ट, वो रिक्वायर्ड थी तो उसको कन्वर्ट किया है ऑन और बिफोर द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस और द प्रोस्पेक्टस, तो चलेगा, तो आप आईपीओ इशू कर सकते हो। और इसके लिए कर रहे हो क्या बोलते हैं अपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, जैसे मैंने नहीं कहा कि QIPs स्टॉक एम्प्लॉयज़ के लिए, सारी चीज़ें डिवाइडेड होती हैं, या इतना कोटा रिटेलर के लिए है, इतना बड़े अपने इन्वेस्टर्स के लिए है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इन दोनों वाला केसेस में निकाल सकते हो, ऊपर के जितने भी अपन ने 5 पढ़े तो उसमें नहीं निकाल सकते। नोट में क्या बोला हुआ है देख लेते हैं। द रिस्ट्रिक्शन अंडर क्लॉज A and B above shall not apply to the person or entitled mentioned therein who were debarred in the past by the SEBI and the period of debarment is already over as on the date of the filing or of the draft offer document with the SEBI। ठीक है, मतलब ये सारे जो क्लॉज है ना वो एप्लीकेबल नहीं होंगे उनके ऊपर जो पहले से ही पास्ट में डिबार्ड कर दिए गए हैं सेबी के द्वारा, या फिर उन लोगों का क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। पास्ट में हो चुके हैं तो फिर नहीं होगा, पास्ट में हो चुके हैं तो नहीं होगा। ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग उन लोगों की डिपार्टमेंट भी ख़त्म हो चुकी है तो वो लोग कर सकते हैं, इसका मतलब ऐसा। हाँ ठीक है, ठीक है, पॉइंट जाने तो अभी कोई इतनी काम का नहीं है, इतने पॉइंट ध्यान रखना। ये वाली चीज़ जो अपन ने ऊपर पढ़ी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आगे अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे देखेंगे एंटिटी इज़ नॉट एलिजिबल टू मेक FPO, ठीक है। अभी IPO की बात करी, उसकी रेगुलेशन थी 5, सब रेगुलेशन 1 and 2,
और दूसरी अपन देख रहे हैं अभी, एंटिटी इज नॉट एलिजिबल टू मेक FPO, रेगुलेशन है 102। An issuer shall not be eligible to make an FPO of specified security if the issuer or any promoter, director, promoter group, selling shareholder are debarred from accessing the capital market. If any of the promoter or director of an issuer any other company वाला डिबार्ड हुआ है तो भी नहीं कर सकते, willful defaulter या फिर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है तो भी नहीं कर सकते। सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है। नोट 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 में भी वही सिंपल बात करी हुई है, सेम बात करी हुई है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर अ IPO। अभी अपन ने देखा नॉट एलिजिबल, अब देखेंगे एलिजिबल, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एन IPO, रेगुलेशन 6, ध्यान रखना। प्रॉफिटेबिलिटी रूट, देखो क्या बोला हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी रूट के थ्रू अगर कोई कर रहा है, हाँ ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रूट यानी कि एक जो नॉर्मल होता है, जो मेनली यही होते हैं, दो तरीके से कर सकते हो, प्रॉफिटेबिलिटी रूट और एक QIB रूट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर रूट बोलते हैं। इसकी जो रेफरेंस है वो पेज नंबर आगे अपन देखेंगे। अच्छा पेज नंबर 9 है, ठीक है, देखते हैं चलो। प्रॉफिटेबिलिटी रूट से अगर जो कर रहा है तो रेगुलेशन है कौन सी, 6, सब रेगुलेशन 1, एन इश्यूअर शैल बी एलिजिबल टू मेक एन IPO ओनली if the issuer has net tangible asset of at least 3 crore or on a restated individual and consolidated basis in each of the preceding 3 full years, 12 months each, of which not more than 50% is held in monetary asset। वापस से देखते हैं, the issuer has net tangible asset of at least 3 करोड़, 3 करोड़ की उसकी नेट टेंजिबल असेट होनी चाहिए ऑन अ रिलेटेड इंडिविजुअल एंड कंसोलिडेटेड बेसिस, ठीक है। वो कंसोलिडेटेड बेसिस यानी कि इकट्ठी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है। इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, ईच यानी कि 3 साल में लगातार होनी चाहिए, हर 12 महीने के अंदर होनी चाहिए अपनी नेट टेंजिबल असेट एटलीस्ट 3 करोड़, ठीक है। मिला के नहीं है, मतलब ईच में बोला है कि तो हर साल, मतलब पिछले 3 साल में की देखी जाएगी और पिछले 3 साल में हर साल आपकी नेट टेंजिबल असेट एटलीस्ट 3 करोड़ होनी चाहिए, 3 करोड़ रुपीज है यहाँ पे, ऑफ विच नॉट मोर देन 10% इज हेल्ड बाय मॉनेटरी असेट, ठीक है, जिसमें से 50% से ज़्यादा मॉनेटरी असेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नॉट मोर देन 50% इज हेल्ड एज अ इन अ मॉनेटरी असेट, ठीक है। मॉनेटरी असेट में मतलब लिमिट है कि 50% तक की आपकी मॉनेटरी असेट होगी और 50% नॉन मॉनेटरी असेट होगी। However, if more than 50% of the net tangible asset are held in monetary asset, the issuer has utilized or made firm commitments to utilize such excess monetary asset in the business, in its business or project, ठीक है। अगर एक्सेस है भी तो उसको ये चीज़ सारी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी और क्लेम करनी बतानी पड़ेगी कि ये जो मैं पैसा है वो मैं यूटिलाइज करूँगा किस में, अपने बिजनेस के प्रोजेक्ट, बिजनेस में और प्रोजेक्ट में। द लिमिट ऑफ 50% शेल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ IPO इज मेड एंटायरली थ्रू एन ऑफर फॉर सेल। अगर आप ऑफर फॉर सेल के थ्रू IPO लॉन्च करेंगे तो ये जो 50% वाली वो थी, क्या बोलते हैं, लिमिट थी, वो एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरा, सबसे पहला देखा अपन ने, मतलब एक ही देखा, नेट टेंजिबल असेट वाली चीज़ कि एटलीस्ट पिछले 3 साल में लगातार हर साल तक एटलीस्ट 3 करोड़ रुपए होनी चाहिए और 50% से ज़्यादा मॉनेटरी असेट नहीं होनी चाहिए, है तो आपको बिजनेस में उसको यूज़ करना होगा। और अगर ऑफर फॉर सेल के थ्रू है IPO आपका लॉन्च तो नॉट एप्लीकेबल है अपनी 50% वाली लिमिट। दूसरा, द इशूअर हैज़ अ मिनिमम एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 15 करोड़ रुपीज़ कैलकुलेटेड ऑन अ रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस। रीस्टेटेड वाली की वही, मतलब वही हो गया अपना, इंडिविजुअली होता है, एंड कंसोलिडेटेड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 years ऑफ 12 months ईच, विच ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन ईच ऑफ दीज 3 preceding ईयर, मतलब वही 3 साल में हर साल आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिनिमम एवरेज उसकी 15 करोड़ रुपए होनी चाहिए। तीसरा, द इशूअर हैज़ अ नेट वर्थ of at least 1 crore rupees in each of the preceding 3 full year of the 12 month each calculated on the related और consolidated basis, ठीक है। नेटवर्थ जो कि इशूअर है, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, कंसोलिडेटेड बेसिस है तो मिला के नेटवर्थ होना चाहिए
एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीज़ पिछले 3 साल का देखा जाएगा, हर साल में आपका नेटवर्थ होना चाहिए 1 करोड़ रुपीज़। ठीक है, चौथा भी देख लेते हैं, उसके बाद वापस से रिकॉल करेंगे। इन केस द इशूअर हैज़ चेंज्ड इट्स नेम विच विद इन द लास्ट 1 ईयर एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द प्रीसीडिंग 1 फुल ईयर is earned by company from the activity indicated by the new name। देखो बड़ा अच्छा समझाया है। इन केस द इशूअर, अगर उसने नाम चेंज किया है पिछले 1 साल में, तो एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू फॉर द प्रीसीडिंग 1 फुल ईयर, मतलब जो 50% रहेगा पिछले साल का जो रेवेन्यू है ना, उसका 50% कमाई होनी चाहिए नए नाम के साथ। ठीक है, अर्न बाय द कंपनी फ्रॉम द एक्टिविटी इंडिकेटेड बाय द न्यू नेम। ठीक है, पिछले साल का जो रेवेन्यू होगा उसका 50% नई नाम से, जो नया नाम आपने रखा है ना, उसके नाम से आपने कमाया हुआ होना चाहिए। ठीक, 4 कंडीशन देखे थे। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एन आईपीओ देखी। प्रॉफिटेबिलिटी रूट की जो रेगुलेशन, जो ये इसकी रेगुलेशन है वो है 6। उसके बाद अपन ने देखा प्रॉफिटेबिलिटी रूट, जहाँ पे रेगुलेशन है रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1, जहाँ पे अपन ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा आईपीओ का। 4 रेगुलेशंस में अपन ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा। बार बार बोल दिया, कोई बात नहीं, आगे कर लेना। ठीक है, अब तो क्या ही आगे करोगे, आगे आ ही चुके हो। 4 देखे। नेट टेंजिबल असेट 3 करोड़ पिछले 3 साल लगातार, हर साल 50% से ज़्यादा मॉनिटरी नहीं होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 3 साल में हर साल 15 करोड़ रुपए होना चाहिए। तीसरा, नेटवर्थ इशूअर का पिछले 3 साल में हर साल 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। हाँ, और चौथा अपन ने देखा, अगर नाम चेंज किया है पिछले 1 साल में, तो फिर पिछले साल का जो रेवेन्यू रहेगा उसका 50% जो कमाई होनी चाहिए वो नए नाम के साथ होनी चाहिए। ठीक है, 3 करोड़, 15 करोड़, 1 करोड़, और अपना 50% वाला जो था रेवेन्यू वाला। ठीक है, 3 करोड़ नेट टेंजिबल असेट, 15 करोड़ ऑपरेटिंग असेट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और 1 करोड़ नेटवर्थ, और एटलीस्ट 1% रेवेन्यू का, एटलीस्ट 50% रेवेन्यू का पिछले साल का आपको नए नाम से कमाना है। ठीक है, वो वाली लिमिट भी ध्यान रखना। 50% से ज़्यादा मॉनेटरी एसेट नहीं होने चाहिए, अगर है तो बिजनेस में यूज़ करना है, और नॉट एप्लीकेबल है ऑफर फॉर सेल अगर आपका है आईपीओ तो। ठीक है जी, आगे देखें। अब देखें क्यूआईबी रूट का है रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2। हाउएवर, इन केस एन इशूअर does not satisfy the eligibility conditions stipulated above, it make an अपना initial public offer through the book building process। ठीक है, and the issuer undertakes to allot at least 75% of the net offer to the public to qualified institutional buyer and to refund full subscription money if it fails to do so। ठीक है, अगर देखो क्या बोला हुआ है इसमें कि however in case of issuer does not satisfy the eligibility conditions stipulated above, जो ऊपर किए हैं वो अगर वो नहीं कर पाता है, फुलफिल नहीं कर पाता है, तो फिर इट में मेक एन आईपीओ थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू कर सकता है। एंड द इशूअर अंडरटेक्स टू अलॉट एटलीस्ट 75% ऑफ द नेट ऑफर। देखो वापस से देखेंगे ये वाली लिमिट। एंड द इशूअर undertakes to allot at least 75% of the net offer to the public to qualified institutional buyer। ठीक है, 75% अपने नेट ऑफर का अलॉट कर सकता है वो टू द पब्लिक टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, एंड टू रिफंड फुल, अगर नहीं होता है तो फिर आपको रिफंड करना पड़ेगा। लिमिट ध्यान रखना, तो द इशूअर अंडरटेक्स टू अलॉट एटलीस्ट 75% ऑफ द नेट ऑफर टू द पब्लिक टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड टू रिफंड फुल, अगर नहीं होता है तो। अब इसका कुछ रेफरेंस दिया हुआ है, पेज नंबर 9 मैंने लिखा है, एक बार थोड़ा सा मैं वो भी देख लेता हूँ क्या बोला हुआ है उसमें। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के बारे में बात की हुई है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की बात करी है पेज नंबर 9 में ना, तो इसको अपन आगे जो अभी वीडियो बनाएंगे ना उसकी
वहाँ पे उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो वो आपका रहेगा नहीं, वो अपन वहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है यहाँ पे, QIP वही होता है। एक मिनट भैया, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, और एक है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अगर दोनों में फ़र्क हुआ तो फिर अपन को यहाँ पे अभी देखना पड़ेगा, देख लेते हैं। Qualified institutional payment placement means the eligibility listed issuer qualified institutional buyers on a private placement basis and includes an offer for sale, specified securities and a promoter and promoter group private placement basis, ठीक है। ये प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे बोला हुआ है। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए क्या बोला है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हु हैव एक्सपर्टीज इन द फाइनेंशियल पावर एंड एवेल्युएट एंड टू इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट सब्जेक्ट टू द सेबी रेगुलेशन। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन मेरे हिसाब से अभी इसको कर लेना चाहिए, है ना। हाँ थे कहाँ अपन, हाँ ठीक है ना, IPO के देख रहे थे ना, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखना समझ लेते हैं एक बार अच्छे से क्या बोला हुआ है। मैं आपको वापस से रिकॉल करवा दूंगा। ऊपर का तो अपन ने समझ लिया, QIP रूट के थ्रू अगर कोई करता है, ठीक है, एक तो हो गया प्रॉफिटेबिलिटी रूट, और दूसरा अगर प्रॉफिटेबिलिटी रूट के थ्रू नहीं हो पाता है तो वो जा सकता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के रूट्स के, ठीक है। अब उसमें बोला कि द इशूअर अंडरटेक्स टू अलॉट एटलीस्ट 75% ऑफ द नेट ऑफर टू द पब्लिक टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एंड टू रिफंड नहीं होगा तो टू अलॉट 75% ऑफ द नेट ऑफर, उसको अलॉट करना होगा नेट ऑफर का 75% टू द पब्लिक टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के थ्रू, ठीक है। अब क्या होता है ना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर वो एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे एड ऑन है तो रेफरेंस अपन को दी हुई है, तो एक बार पढ़ के ख़त्म कर ही लेते हैं, समय वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर are those institutional investors who have expertise and the financial power to evaluate and invest in the capital market subject to SEBI regulations, ठीक है। अब ये वो बायर हैं जिनके पास बहुत फाइनेंशियल पावर अच्छी है, ठीक है, वो इवेल्युएट भी करते हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं इन कैपिटल मार्केट और रेगुलेशन के अंदर में। इन शॉर्ट, QIBs आर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस who buys the shares of the company on a large scale, especially in IPO or public issues. There are various types of institutions defined in the rules and regulations, but to qualify as a qualified institutional buyers, certain regulations formulated by the SEBI need to be kept in mind. As the name itself suggests, it is in the form of an institution, and under the institutionalized mechanism, they invest in the company. ठीक है, दे इन्वेस्ट इन द कंपनी, उसके हिसाब से करते हैं, इंस्टीट्यूशन के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू सेबी ICDR रेगुलेशन 2018, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कंप्राइजेज ऑफ अ म्यूचुअल फंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस कंपनी, प्रोविडेंट फंड, मिनिमम कॉर्पस उसका होना चाहिए 25 करोड़ प्रोविडेंट फंड और विद मिनिमम कॉर्पस ऑफ 25 करोड़, ठीक है। पेंशन फंड था एक, प्रोविडेंट फंड, फिर नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, इंश्योरेंस फंड सेटअप एंड मैनेज बाय आर्मी नेवी और वो सब, इंश्योरेंस फंड सेटअप बाय मैनेज्ड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ सकती हैं एज एन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कंप्राइजेज ऑफ, ठीक है, ये सब आ सकते हैं। फिर आगे कैटेगरीज ऑफ FPI और ये सारी चीज़ें अलग है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ठीक है। देखो इसकी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, पर इसका जो कंटेंट है ना वो एक बार अपन पढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है। और लगा कि अपन ने वीडियो बनानी है तो कुछ टॉपिक्स को लेके वीडियो बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। फिलहाल के लिए अपन आगे आ सकते हैं वापस से ICDR पे। अब कुछ एलिजिबिलिटी पीछे समझ गए ना, रेगुलेशन 6 अपन ने क्लियर कर ली,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मेन बोर्ड लिस्टिंग एज पर सेबी ICDR 2018 तो दिया हुआ है ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में बात करें नेट टेंजिबल असेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेट वर्थ ट्रैक रिकॉर्ड, जिसमें नेट टेंजिबल, हाँ ठीक है वही पीछे वाली बात बताई हुई है, बहुत अच्छी बात बताई हुई है। नेट, हाँ ठीक है, ऑप्शन 1 जो था अपना वो प्रॉफिटेबिलिटी रूट वाला, जिसमें नेट टेंजिबल असेट आपकी होनी चाहिए एटलीस्ट 3 करोड़ फॉर पास्ट 3 ईयर्स और नॉट मोर देन 50% इन मॉनेटरी असेट। ठीक है, जो 3 साल है, हर 3 साल में आपकी हर 3 साल में हर साल देखी जाएगी कि 3 करोड़ आपकी नेट टेंजिबल असेट होनी चाहिए, 50% से ज़्यादा मॉनेटरी असेट नहीं होनी चाहिए। है तो आपको उसके लिए यूज़ करनी है, बिजनेस के प्रोजेक्ट के लिए और वो सब के लिए। और अगर ऑफर फॉर सेल वाला है तो फिर आपका ये वाला लिमिट हट जाता है। फिर दूसरी कंडीशन थी एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका होना चाहिए 15 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए हर साल, 3 साल में, हर साल में देखा जाएगा 15 करोड़ आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। तीसरा था नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीज इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, नेटवर्थ ऑफ द इशूअर होना चाहिए 1 करोड़ रुपए। कितना था, पहला अपन ने जो देखा वो था 3 करोड़, फिर 15 करोड़, फिर अपन ने देखा 1 करोड़। ठीक है, 3 करोड़ नेट टेंजिबल असेट, 15 करोड़ अपन का ये एवरेज ऑपरेटिंग, और तीसरा था नेटवर्थ एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीज़। ठीक है, और चौथी भी कंडीशन थी जो अपन ने यहाँ पे इन लोगों ने दी नहीं है। चौथी कंडीशन कौन सी थी बेटा, चौथी कंडीशन थी अपनी वो वाली, नाम चेंज वाली। ठीक है, अगर नाम चेंज किया है तो पिछले फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू देखा जाएगा और 50% आपको नए नाम के साथ कमाया हुआ होना चाहिए, तो ये आप एलिजिबल माने जाओगे। फिर था दूसरा रूट, दूसरे रूट में अपन ने देखा नो नेट टेंजिबल असेट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेट वर्थ रिक्वायर्ड ट्रैक रिकॉर्ड। तो आप कर सकते हो, देखो ऐसा बोला है कि अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी वाला रूट अवेलेबल नहीं है, नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप इशू कर सकते हो QIBs के थ्रू। ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के थ्रू, जहाँ पे एटलीस्ट 75% अलॉटमेंट होनी चाहिए, और अगर नहीं होती है तो आपको फिर भैया पैसा वापस रिटर्न देना पड़ेगा। आपका IPO गया, टाटा बाय बाय, खत्म। ठीक है, इसके बाद कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी हुई है 1 2 3, सीधा कैंसिल कर दो, रीड ओनली वाली ही हैं, तो इसलिए अपन वहाँ पे भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। फर्स्ट इशू भी अलग वीडियो बनेगी। इफ एन इशूअर हैज़ अलॉटेड SR इक्विटी शेयर्स। अब SR इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, SR इक्विटी शेयर्स बेसिकली सुपीरियर वोटिंग राइट्स होते हैं। किसी के पास भी अगर वो शेयर्स हैं तो उसके पास कुछ क्या बोलते हैं, सुपीरियरिटी रहती है इन वोटिंग राइट्स। ठीक है, देखो क्या बोला हुआ है, If an issuer has issued SR equity shares to its promoter founder, the said issuer shall be allowed to do an initial public offer of only ordinary shares for listing on the main board subject to compliance with the provision of this chapter and this clause। ठीक है, वो सिर्फ नॉर्मल जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं वही IPO में ला सकते हैं और SR इक्विटी शेयर्स नहीं ला सकते। अब इसके क्या क्लॉजेज और क्या बोलते हैं चैप्टर में क्या प्रोविजंस हैं वो बताए हुए हैं। The issuer shall be intensive in the use of technology, information technology, intellectual property, data analyst, biotechnology, and nanotechnology to provide products, services, or business platform with substantial value additions. The net worth of the SR shareholder, as determined by the registered valuer, shall not be more than 1000 crore। ठीक है, नेटवर्थ होना नहीं चाहिए 1000 करोड़ से ज़्यादा SR शेयर होल्डर का। SR शेयर होल्डर कौन होता है, जिसके जो मतलब प्रमोटर हैं और फाउंडर्स वगैरह हैं। और बोला है कि द इशूअर शेल बी अलाउड टू बी डू एन IPO ऑफ ओनली ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर लिस्टिंग ऑन द मेन बोर्ड। ठीक है, अब पहले मैं ये बोला कि अगर आप ऐसे इशूअर हैं तो आपका जो भी है ये शेल बी इंटेंसिव इन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें। दूसरा बोला कि नेटवर्थ ऑफ द SR शेयर होल्डर वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1000 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक्सप्लेनेशन में ये बोला वाइल डिटरमाइनिंग द इंडिविजुअल नेटवर्थ ऑफ द SR शेयर होल्डर हिज इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डिंग इन अदर लिस्टेड कंपनीज शैल बी कंसिडर्ड बट नॉट दैट ऑफ हिज शेयर होल्डिंग इन द इशूअर कंपनी। सेम कंपनी में नहीं मानी जाएगी,
दूसरी कंपनी और जितनी भी क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट और उसकी जितनी अलग से औकात रहेगी वो उसको काउंट करके देखी जाएगी कि 1,000 करोड़ रुपए की इसकी बंदे की वैल्यू बनती है, नेटवर्थ बनती है कि नहीं बनती है। द एसआर शेयर वर इशूड ओनली टू द प्रमोटर्स फाउंडर्स हु होल्ड एन executive position in the issuer company. The issue of SR equity share held been authorized by the special resolution passed at the general meeting of the shareholder of the issuer, where the notice calling of the such general meeting specially provided for the size of the issue of SR equity shares, ratio of voting rights of SR equity shares, वाइस वर्स भी हो सकता है, तो ऑर्डिनरी शेयर्स के हिसाब से कि इतने शेयर्स पे इतना वोटिंग राइट एक्स्ट्रा होगा, मतलब अगर मैंने किया तो मेरे वोटिंग राइट्स 10 के बराबर माने जाएंगे और आपका मतलब 1 है तो मेरा 10 है, ठीक है ऐसा। राइट एज टू डिफरेंशिएट डिविडेंड्स, sunset provisions which provides for a time frame for a validity of such SR equity shares, matters in respect of which the SR equity shares would have the same voting right as that of the ordinary shares। ठीक है, सारी चीज़ें आपको शेयर होल्डर से पूछ के करनी पड़ेंगी और उसके जो भी मतलब मैटर रहेंगे वो मैटर यहाँ पे बता दिए। एक तो साइज, रेशियो, राइट्स और सनसेट प्रोविजन, मतलब टाइम फ्रेम बता दिया कि कब से कब तक रहेगा और कब से वैलिडिटी रहेगी। और दूसरा, अगर सेम वोटिंग राइट्स भी कर सकते हैं कंपनी के हाथ में और शेयर होल्डर वगैरह मानते हैं कि हाँ भैया आप यहाँ कोई नहीं करना, एसआर इक्विटी शेयर्स की भी वही सेम वैसी पावर रहेगी जैसी उसकी है ऑर्डिनरी शेयर्स की। देखो, द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एसआर इक्विटी शेयर वुड हैव द सेम वोटिंग राइट्स एज दैट ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। द एसआर इक्विटी शेयर्स हैव बीन हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 months प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ द रेड हियरिंग prospectus. The SR equity share have been held for a period of at least 3 months। ठीक है, 3 महीने तक, मतलब रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू होने से 3 महीने पहले तक आपके पास SR इक्विटी शेयर्स होने चाहिए, अगर हैं तो आपका, अगर वो वाला मैटर है तो। The SR equity share shall have voting rights in the ratio of minimum 2:1। ठीक है, मिनिमम 2:1 तो होना ही चाहिए कि अगर आपके पास 1 शेयर है तो मेरे पास 10 शेयर है। up to maximum of 10:1 compared to ordinary shares, and such ratio shall be whole number of only। मतलब मिनिमम 2:1, मैक्सिमम 10:1। ठीक है, मेरा 1 तो आपके 2, मेरा 1 तो आपके 10, मैक्सिमम इतनी जा सकती है। The SR equity shares shall have the same face value of the ordinary shares। वैल्यू सेम रहेगी उसका, ऐसा नहीं है कि भैया तुम्हारे SR इक्विटी शेयर है तो मेरा अगर 100 रुपये का शेयर है तो तुम्हारा 10,000, 100 रुपये का शेयर है तो तुम्हारा 150 रुपये का शेयर है। हाँ, आगे देखें। द इश्यूअर शेल ओनली वन क्लास ऑफ एसआर इक्विटी शेयर्स। द इश्यूअर शेल ओनली हैव वन क्लास ऑफ एसआर इक्विटी शेयर्स। एक ही क्लास के होने चाहिए। द इश्यूअर शेल ओनली हैव वन क्लास ऑफ एसआर इक्विटी शेयर्स। हाँ ठीक है, मतलब अलग अलग प्रकार के एसआर इक्विटी शेयर्स कोई इश्यूअर अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकता, आपके पास एक सिंगल टाइप के एसआर इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं। द एसआर इक्विटी शेयर्स शैल बी इक्विवेलेंट टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट फॉर हैविंग सुपीरियर वोटिंग राइट्स। ठीक है, द एसआर इक्विटी शेयर्स शैल बी इक्विवेलेंट टू ऑर्डिनरी शेयर्स, हर प्रकार से एसआर इक्विटी शेयर ऑर्डिनरी शेयर के बराबर ही होगा एक्सेप्ट इन द वोटिंग राइट्स क्राइटेरिया। वोटिंग राइट्स वाले केसेस में वो सुपीरियर होगा और बाकी सब जगह पे वो सेम ही रहेगा। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, शॉर्ट नोट बनती है और पूछी गई है पिछले एग्जामों में। आगे बढ़ते हैं। आगे है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एफपीओ। ठीक है, वो है रेगुलेशन 10। ओए एक मिनट, अच्छा ठीक है, ये तीसरा मेथड था। ठीक है, अपन ने जो अभी देखा ना 1, 2, ये तीसरा फॉर्म है। हाँ ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रूट, QIB रूट, और उसके बाद इफ एन इशूअर हैज अलॉटेड एसआर इक्विटी शेयर्स, या नहीं अलग है शायद, पर 3 नंबर ही दिया हुआ है इसको भी यार। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं अपन ने इसकी अब सेपरेट वो बनती है शॉर्ट नोट, तो उस हिसाब से पढ़ेंगे इसको। आगे दिया हुआ है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एफपीओ। ठीक है, $49 हो गए।
इसकी वीडियो को अपन अभी लगभग 1 घंटे की ही राइट इशू, फास्ट ट्रैक इशू, ये सब की अलग वीडियो बनाएंगे। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन तक की ये वीडियो में अपन एंड कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब लगभग 10-15 मिनट की और वीडियो बनेगी और अपन इसको एंड कर देंगे। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है फॉर FPO? रेगुलेशन नंबर है 103। एन इशूअर शैल बी एलिजिबल टू मेक FPO if it has not changed its name in the last 1 year period immediately preceding the date of the filing the relevant offer document, provided that, वही वाली बात होगी कि अगर आपका क्या बोलते किया है पिछले 1 साल के अंदर, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का आपका रेवेन्यू देखा जाएगा और एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू आपको प्रीसीडिंग फुल ईयर का हैज़ बीन अर्नड बाय इट्स फॉर्म, नए नेम के साथ आपको कमाया हुआ होना चाहिए। इफ़ एन इशू डज नॉट सेटिस्फाई द मेंशन कंडीशंस, तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस कर सकता है और QIB के थ्रू वो अपना एटलीस्ट 75%, और अगर नहीं होगा तो फिर वो अपने बात कर चुके हैं अपन, सेम ही है। आगे बढ़ सकते हैं। जनरल कंडीशंस फॉर IPO रेगुलेशन 7 और FPO की है 103। तो जनरल कंडीशंस में क्या क्या आती हैं, सेम ही है वैसे तो, एक बार फिर भी फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं। एन इशूअर मेकिंग एन IPO और FPO शैल इंश्योर दैट, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलना चाहिए डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज का। इन प्रिंसिपल अप्रूवल वाली बात अपन कर चुके हैं, वापस इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे अपन। इन प्रिंसिपल अप्रूवल अपन को पता है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल होना चाहिए डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज का। अग्रीमेंट विद इन अ डिपॉजिटरी, प्रमोटर्स आर इन डीमटेरियलाइज फॉर्म में सारी चीज़ें करनी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब पूरे होने चाहिए। पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स हैं तो हैव ईदर बीन फुल्ली पेड अप और हैव बीन forfeited. All its existing partly paid up equity shares have either been fully paid up or been forfeited. अगर partly paid up इक्विटी शेयर्स हैं तो या तो उसको फुल्ली पेड अप करवाओ, और अगर नहीं है तो फिर फॉरफिट कर लो। ठीक है। 5वें में है फर्म अरेंजमेंट्स ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरीफाइबल मीन्स टुवर्ड्स 75% ऑफ द स्टेटेड means of finance for a specific project purpose to be funded from the issue proceedings, excluding the amount of raised through the proposed public issue. ठीक है, जो भी आपने इशू किया है ना, पैसा लिया है, तो उसका मिनिमम आपको 75% बिजनेस पर्पस के लिए लगाना है, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ द रेज्ड थ्रू द पर्पस्ड पब्लिक इशू एंड थ्रू एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाइबल इंटरनल अक्रूवल। ठीक है, बाकी का जो है आप इंटरनल अक्रूवल में यूज़ कर सकते हो। बाकी जो आपने जिसके लिए पैसा लिया है उसके लिए यूज़ करोगे ना, उस अपना इशू पब्लिक इशू लेके तुम पार्टी करने चले गए, मलेशिया चले गए, मालदीव चले गए घूमने, तो गलत बात है ना, तो वो नहीं करना है। हाँ, तो मतलब 75% आप उसमें यूज़ कर सकते हो बिजनेस पर्पस के लिए, बाकी बचा कितना 25%, तो 25% आप इंटरनल अक्रूवल के लिए यूज़ कर सकते हो। द अमाउंट ऑफ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एज मेंशन्ड इन ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू in the draft offer document and the offer document shall not exceed 25% of the amount being raised by the issuer. हाँ, वही बात कर दी यार, वो मतलब दूसरे खर्चे के लिए आप यूज़ कर सकते हो। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए शैल नॉट एक्सीड 25%, मतलब 25% से ज़्यादा नहीं कर सकते, यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर दिया। द अमाउंट फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, भाई कितनी बार बोलते हैं, द अमाउंट फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड नॉट आइडेंटिफाइड एक्वाइजिशन शैल नॉट एक्सीड 35% ऑफ द अमाउंट बीइंग रेज्ड बाय द इशूअर। अब यहाँ पे 35% क्यों लिया है, देखते हैं। द अमाउंट फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड सच ऑब्जेक्ट्स वर द इशूअर company has not identified acquisition or investment target as mentioned in objects of the issue in the draft offer document, and the offer document shall not exceed 35% of the amount being raised by the issuer, provided that the amount raised for such object where the issuer company has not identifiable acquisition or investment target are mentioned in the object of the issuer in the draft offer document, and the offer document shall not exceed 25% of the amount being raised by the issuer. क्या करें अब, बात भी सेम करिए एकदम पूरी तरीके से। अभी देखो, इसको ऐसा ले सकते हो कि पहले 35% था, अब 25% हो गया। अपने लिए रेलेवेंट देखो 25% ही है, अब मैं तो इतना ही लिखूंगा, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। जनरल कंडीशन में यही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच लिमिट शैल नॉट अप्लाई if the purpose, acquisition or strategic investment object has been
Identified and suitable specific disclosure about such acquisition or investment are made in the draft offer document and the offer document at the time of filing of offer document. ठीक है, कुछ नहीं बोला इसमें. आगे के 2 एडिशनल कंडीशन अपन कैंसिल कर चुके हैं. आगे बढ़ते हैं. इशू ऑफ वारंट फॉर आईपीओ. इशू ऑफ वारंट फॉर आईपीओ रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन है 13 और एफपीओ के लिए है रेगुलेशन 111. सेम है, पर देखते हैं क्या बोला है. An issuer shall be eligible to issue warrants in an IPO or FPO subject to the following conditions. The tenure of such warrants shall not exceed 18 months from the date of their allotment in the public issue. The tenure of such warrants shall not exceed 18 months from the date of their allotment of the public issue. An issuer shall be eligible to issue warrants in the IPO and FPO subject to the following conditions. The tenure of such warrant shall not exceed 18 months from the date of their allotment of the public issue. ठीक है, पब्लिक इशू से आपको मतलब जो वारंट इशू करने का जो टेन्योर रहता है वो 18 महीने तक ही है. नॉट एक्सीड 18 मंथ्स. 18 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकते. आपको 18 महीने के अंदर अंदर अलॉट करना पड़ेगा. सारे जो भी पब्लिक इश्यूज कर रहे हैं वो आपको अलॉटमेंट 18 महीने के अंदर देनी पड़ेगी. आगे, अ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मे हैव 1 और मोर वारंट्स अटैच्ड टू इट. ठीक है, एक या एक से ज़्यादा वारंट्स हो सकते हैं. द प्राइस और फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द वारंट शैल बी डिटरमाइंड अपफ्रंट एंड डिस्क्लोज इन द ऑफर डॉक्यूमेंट and at least 25% of the consideration amount based on the exercise price shall also be received upfront. Exercise price of the warrant shall be determined upfront or disclosed in the offer document and at least 25% of the consideration amount based on the exercise price shall be received upfront. ठीक है, provided that in the case in the exercise price of the warrant is based on the formula, 25% consideration amount based on the cap price of the price being determined for the linked equity shares or convertible securities shall be received upfront. बेसिकली देखो इतना बोला हुआ है कि 25% आपको जो भी फॉर्मूला के बेसिस पे यूज़ किया होगा कैप प्राइस के लिए या फिर जो भी रिसीव्ड हुए हैं वो आपको सबसे पहले तो डिस्क्लोज करनी है और सारी चीज़ें जितनी भी प्राइस एक्सरसाइज करी गई हैं कहाँ कहाँ पैसा आपका लगेगा और वो सारी चीज़ें आपको बतानी है. और इन द केस ऑफ द वारंट होल्डर डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन to take equity shares against any of the warrant held by the warrant holder within 3 months from the date of the payment of the consideration, such consideration made in respect of such warrant shall be forfeited by the issuer. किसी ने अगर पैसा नहीं दिया है वारंट के बदले में तो फिर उसके शेयर्स उसके वारंट को फॉरफिट कर लिया जाएगा विदिन 3 months. ठीक है, सिंपल है और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. तो आगे बढ़ेंगे अपन, समय वेस्ट नहीं करेंगे. अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर्स अदर इंटरमीडियरीज एंड कंप्लायंसेस ऑफिसर. रेगुलेशन 23 और 121 इसकी बात करता है और ये नॉट इम्पॉर्टेंट है, रीड ओनली है, तो उस हिसाब से अपन फटाफट से इसको ख़त्म करेंगे. ठीक है, 1 और मोर मर्चेंट बैंकर लीड मैनेजर के थ्रू पे आप वो कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो कंसल्टेशन के लिए. और अपॉइंट अदर इंटरमीडियरीज भी आप ले सकते हो. अपॉइंट सिंडिकेट मेंबर्स भी कर सकते हो. सिंडिकेट मेंबर्स होते हैं आर मेनली अपॉइंटेड टू कलेक्ट द बिड फ्रॉम द बुक बिल्डिंग प्रोसेस. ठीक है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के लिए आप सिंडिकेट मेंबर्स इशू कर सकते हो जो कि पैसा कलेक्ट करेंगे और बताएंगे आपको फिर. और अपॉइंट कर सकते हो रजिस्ट्रार टू एन इशू, अपॉइंट कर सकते हो कंप्लायंस ऑफिसर को, और वो सारी चीज़ें देख लेंगे अपने बिजनेस में. डिस्क्लोजर्स एंड फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड ओनली वाला ही है, तो देख लेते हैं. द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट शैल कंटेन ऑल मटेरियल डिस्क्लोजर्स विच एंड ट्रू एंड एडिक्वेट टू एनेबल द एप्लीकेबल टू टेक एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. ठीक है, IPO FPO 3 कॉपीज ऑफ द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट आपको करनी पड़ेंगी विद द कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ द सेबी अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द. ठीक है, द सेबी में स्पेसिफाई चेंजेस और इशू ऑब्जर्वेशंस इन एनी. ठीक है, अगर उसको लगेगा, देखो आपको सारी चीज़ें सेबी को तो बतानी ही है. अब IPO और FPO के रिलेटेड है चीज़ें, तो आपको 3 कॉपीज़ बतानी है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में, जो कि हर जगह जाएंगी जुरिडिक्शन पे, रजिस्टर्ड ऑफिस में और सेबी वगैरह के पास. तो सेबी को अगर कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत रहेगी तो वो 30 दिन के अंदर आपको बताएगी, मतलब 30 दिन के अंदर आपको करने रहेंगे इशू इफ़ एनी और एनी द ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट 30 days
चेंजेस, ठीक है, आपको करने पड़ेंगे 30 दिन के अंदर। सेबी ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट में कुछ अगर लगे, शैल कैरी आउट सच चेंजेस। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी अगर कुछ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को कुछ लगेगा तो वो भी बोल सकती है। पब्लिक ऑफ कमेंट एटलीस्ट 21%, हाँ ठीक है, अगर जब हो जाएगी सारी चीज़ें तो वो लोग पब्लिक के लिए रखेंगे 21 दिन के लिए ओपन, पब्लिक कमेंट करेगी उसके ऊपर, कुछ अगर चेंजेस वगैरह लगेंगी तो फिर वो कर सकते हैं। अपोजिशन वाली चीज़ें अपन ने पहले भी देख ली IPR वाले में। द इशूअर शेल विद इन 2 days ऑफ द फाइलिंग द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद इन द सेबी मेक एंड अप्लाई अनाउंसमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट, इंग्लिश नेशनल, ठीक है। द इशूअर जब हो जाएगी, द इशूअर शेल विद इन 2 days ऑफ द फाइलिंग ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, आपको सेबी को जब आप करोगे विद इन 2 days, आपको पब्लिक अनाउंसमेंट में इंग्लिश न्यूज़पेपर और अपना हिंदी न्यूज़पेपर और जो भी लोकल रीजनल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर रहेगा उसमें सर्कुलर इशू करना रहेगा सारी चीज़ों का, कि सेबी ने क्या बोला और आपका इतना इतना ये ऑफर वगैरह आ रहा है, और कॉपी वगैरह सारी प्रॉम्प्टली आपको देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को और सेबी वगैरह को। और ठीक है, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने ज़्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट अपन नहीं करेंगे, ठीक। इशुएंस कंडीशंस एंड प्रोसीजर, अब ये क्या है, ठीक है, देखो भाई ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जितना इंपॉर्टेंट है, जितना स्टार मार्क करना है वो मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है। इशुएंस कंडीशंस एंड प्रोसीजर क्या है, ASBA सबसे पहले नाम लिया गया है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, ASBA का फुल फॉर्म है, लिख के रखा हुआ है मैंने, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, द इशूअर शैल एक्सेप्ट बिड्स using only the ASBA facility in the manner specified by the board. ASBA means an application for subscribing to public issue or right issue, along with an authorization to self-certified syndicated bank to block the application money in the bank account. ठीक है, ये एक तरीके से क्या बोलते हैं, अमाउंट को ब्लॉक करने के लिए बात करी हुई है कि ये वाला पैसा, जैसे अपन ने एस्क्रो अकाउंट देखा था, ये पैसा आप यूज़ नहीं कर सकते तब तक के लिए, कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड वगैरह रहेंगे, यहाँ पे अपन को इतना डिटेल में दिया नहीं है। बाकी ASBA का काम यही रहेगा, एक बोर्ड है जो कि क्या करता है, एप्लीकेशन फॉर सब्सक्राइबिंग ये सब लेता है अलॉन्ग विद द ऑथराइजेशन ऑफ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेटेड बैंक टू ब्लॉक द एप्लीकेशन मनी इन द बैंक अकाउंट। IPA ग्रेडिंग, दिस द इशूअर मे ऑब्टेन ग्रेडिंग फॉर इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफर फ्रॉम 1 or more क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपन ने पता ही क्या होता है। फिर अंडर राइटर की बात करी हुई है, अंडर राइटिंग, इफ द इशूअर मेकिंग एन IPO FPO अदर देन थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस डिजायरियस टू हैव द इशू अंडर राइटिंग, इट शैल अपॉइंट मर्चेंट बैंकर और स्टॉक ब्रोकर रजिस्ट्रार, ठीक है, ये भी अपन ने बात करी हुई है इंटरमीडिएट चैप्टर में। आगे बढ़ेंगे, मॉनेटरी एजेंट्स, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो। मॉनेटरी एजेंसी क्या होती है, if the issue size exceeds 100 crore rupees, the issuer shall make arrangement for the use of proceeds of the issue to be monitorized by credit rating agency registered with the SEBI, ठीक है। ये वो एजेंसी होती हैं जो कि मॉनेटरी वैल्यू को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को, मतलब मॉनिटर्ड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा मॉनिटर की जाती हैं, और अगर ये तभी होगा जब आपकी जो इशू साइज़ है वो 100 करोड़ से ज़्यादा है, और बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ बात करी नहीं है। फिर प्री इशू एडवर्टीजमेंट काट दो। ओपिनियन ऑफ द इशू, opening of the issue, a public issue may be opened within 12 months from the date of the issuance of the observation by the SEBI. The public issue may be opened within 12 months from the date of the issuance of the observation by the SEBI, ठीक है, SEBI ने हाँ बोल दी तो आपको 12 महीने के अंदर उसको ओपन करना पड़ेगा इशू को। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट 90%, अपन ने देखा 90 to 95%, तो 90% आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तो ही आपका सक्सेसफुल मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। और अगर नहीं होता है तो 4 दिन के अंदर आपको सारा रिफंड प्रोसीजर करना पड़ेगा, और अगर नहीं करते हो तो 15% का इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। ये यहाँ पे दिया नहीं है पर फिर भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बता दिया, मैंने लिख रखा था इसलिए। पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या होगा, एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज एंड नॉट मोर देन 10 वर्किंग डेज, ठीक है। पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज आपको खोल के रखना पड़ेगा, और मैक्सिमम 10 दिन तक वो खुला रहना चाहिए लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए। मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू होगी एटलीस्ट 25% ऑफ द इशू प्राइस। द मिनिमम सब पेएबल ऑन एप्लीकेशन
पर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शेल बी एटलीस्ट, मतलब ठीक है, जो एप्लीकेशन आपको पता ही होगा, अपन ने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, वो सब। तो एप्लीकेशन मनी पे आपको 25% आपके इशू प्राइस का मंगवाना पड़ेगा, इशू साइज का। हाँ वही इशू प्राइस एक ही बात है। पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी भी ठीक है, देख लेते हैं। द लीड मैनेजर शैल कन्फर्म टू द बैंकर टू द इशू बाय वे ऑफ कॉपीज ऑफ लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग अप्रूवल दैट ऑल द फॉर्मेलिटीज इन कनेक्शन विद द इशू हैव बीन कंप्लीटेड एंड दैट द बैंकर इज फ्री टू रिलीज द मनी टू द इशूअर और रिलीज द मनी फॉर रिफंड इन केस और फेलियर ऑफ द इशू। ठीक है भाई, रिफंड वाली बात करी हुई है बेसिकली, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, एक छोटा सा और टॉपिक देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, प्रमोटर की कंट्रीब्यूशन कितनी हो सकती है। मतलब इतना ऐसा तो नहीं ना कि प्रमोटर की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और वो सिर्फ पैसे मंगवा रहा है। प्रमोटर ऐसा बोल रहा है कि हाँ भैया तुम लोग पैसा दो और हम लेके भाग जाएंगे, तो वो नहीं करना है। तो मिनिमम प्रमोटर की कंट्रीब्यूशन बताई गई है और लॉक इन पीरियड वगैरह बताया हुआ है कि इतने टाइम तक तो तुमने लॉक इन करके रखना ही है, इतने टाइम तक तुम उस चीज़ को बेच नहीं सकते। ठीक है, 10 मिनट की और इसको एक बार समझ लेंगे क्या बोला हुआ है, और फिर एक बार देख लेंगे कि अगर लगेगा कि अपना इसको भी ऐड करना चाहिए इसी वीडियो में, फास्ट ट्रैक इशू को, तो कर देंगे इसी वीडियो में, नहीं तो फिर राइट इशू से अपन नई वीडियो कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक वाइज उसको देखेंगे और उसके बाद अपन इस वीडियो को पैकअप करेंगे, मतलब इस चैप्टर को पैकअप करेंगे। ठीक है, देखते हैं फिर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन क्या बोला हुआ है। मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ इशू में बताया हुआ है, अगर आईपीओ करते हो तो कितना, एफपीओ करते हो तो कितना। आईपीओ का रेगुलेशन है यहाँ पे 14 और एफपीओ का रेगुलेशन है 113। ठीक, अमाउंट ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए इन द केस ऑफ आईपीओ, देखते हैं। द प्रमोटर ऑफ द इशूअर शैल होल्ड एटलीस्ट 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। ठीक है, पोस्ट इशू कैपिटल यानी कि जब सब कुछ हो गया ना तो एटलीस्ट 20% उसका होना चाहिए प्रमोटर का। पोस्ट इशू कैपिटल, पोस्ट इशू करने के बाद कैपिटल जो रहेगा उसका 20% आपका, एटलीस्ट 20% प्रमोटर के हाथ में होना चाहिए। However, in case of the post-issue shareholding of the promoter is less than 20%, alternative investment funds or foreign venture capital investors or scheduled commercial bank or public financial institutions or insurance companies may contribute to meet the shortfall in minimum contribution as specified for the promoter, subject to maximum of 10% of the post-issue capital without being identified as promoter. ठीक है, अगर इन केस बोला 20% होना चाहिए, 20% नहीं है, तो ये 5 तत्व मिलके, मतलब 5 चीज़ें मिलके, मतलब ये जो भी है यार, फंड और ये सब कंपनी और बैंक फंड ये सब जो भी है, तो वो सब इंस्टीट्यूशन वगैरह मिलके मैक्सिमम 10% बिना प्रमोटर की वो दिखाए, प्रमोटर बिना होए भी एज अ प्रमोटर के कमी को पूरा कर सकते हैं, पर कब तक, मैक्सिमम 10% तक। ठीक, यानी कि अगर कम से कम भी है तो 10% तक की ही प्रमोटर की कम होनी चाहिए, बाकी फिर वो लोग साथ दे सकते हैं, ये 5 जने मिलके। एफपीओ वाले केस में क्या बोला, 20% ऑफ द प्रपोज्ड इशू साइज ऑफ सच परसेंटेज विच कंस्टिट्यूट्स 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। सिंपल, पोस्ट इशू कैपिटल देखो सिंपल इससे ही होता है कि अगर देखो प्री इशू कैपिटल है 50 करोड़, 100 करोड़, ठीक है, प्री इशू कैपिटल है 100 करोड़ और एफपीओ में अपन ने 50 करोड़ और मांगे। ठीक है, तो अब पोस्ट इशू कैपिटल कितना हो गया, 150 करोड़। तो अब 150 करोड़ का 20% यानी कि 30 करोड़ उसके पास होना चाहिए, प्रमोटर के पास। ठीक है, आगे देखते हैं। कंपोजिट इशू बाय लिस्टेड कंपनी, रेगुलेशन है 113। कंपोजिट इशू बाय लिस्टेड कंपनी, 20% ऑफ द प्रपोज्ड issue size of the such percentage which constitute 20% of the post issue capital excluding right issue components। ठीक है, यानी कि अगर प्री इशू है आपका 100 करोड़, एफपीओ लाने के बाद हुआ 70 करोड़
और राइट इशू लाने के बाद हुआ, राइट इशू है आपका 60 करोड़ का, और टोटल मिला के हो गया 230 करोड़, ठीक है। तो उसमें से राइट इशू का माइनस करेंगे, यानी कि 60 करोड़, और उसके बाद जो बचेगा ना 170 करोड़, उसका 20% आपका प्रमोटर के पास होना चाहिए, कंपोजिट इशू ऑफ लिस्टेड कंपनी, ठीक है। तो राइट इशू को नहीं गिनना है यहाँ पे, बाकी जो रहेगा वो एफपीओ और वो सब उसके हिसाब से देखा जाएगा। पर ये सारी चीज़ें आपको शो करनी पड़ेंगी, ठीक है, कि इतना राइट इशू है, इतना एफपीओ है, इतनी प्री इशू थी, और इतना हमारा टोटल था, जिसमें से हमने राइट इशू इतना माइनस कर दिया, इतना 170 है, अब उसका 20% होगा प्रमोटर का, ठीक। अगर प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन 20 करोड़ है लाने थे, देखो जो अपन ने पहला वाला एग्जांपल देखा जिसमें 150 का 20% यानी कि 30 करोड़ लाने थे एग्जिस्टिंग, उसके पास मान लो 20 करोड़ हैं, तो और उसको 10 करोड़ लाने पड़ेंगे, ठीक। अब इसमें नोट एक बार देख लेते हैं क्या बोला हुआ है। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन शैल बी कॉम्प्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट इशू एक्सपांडेड कैपिटल, अज्यूमिंग फुल प्रपोज्ड कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इनटू इक्विटी शेयर्स, और अज्यूमिंग exercise of all vested options where an employee stock exchange are outstanding at the time of the initial public offer, ठीक है। ये सारी चीज़ें ठीक है, सिंपल है। आगे अपन अभी एग्जेम्पशंस कुछ दिए हुए हैं वो एक बार देख लेते हैं। देखते हैं एग्जेम्पशंस इन नॉन एप्लीकेबिलिटी फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। रेगुलेशन है 14 एंड 112, मतलब आईपीओ और एफपीओ की डिवाइड कर रखी है। एग्जेम्पशंस नॉन एप्लीकेबिलिटीज फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, मतलब नहीं होगी तो भी चलेगा इतनी। द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ आईपीओ प्लस एफपीओ, एन issuer which does not have any identifiable promoter, ठीक है। अगर कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर ही नहीं है, ठीक है, तो आपकी अगर मिनिमम रहती है, मतलब कुछ जो मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की लिमिट है वो नहीं होगी फॉलो तो भी चलेगा, अगर उन लोगों के पास आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है। आइडेंटिफाइबल प्रमोटर कौन थे? मेरे हिसाब से तो यही थे जो अपने 5 तत्व नहीं देखे अपन ने। हाँ हाँ, ठीक है, आइडेंटिफाइबल प्रमोटर मेनली तो वही है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई होगा तो डेप्थ में अपन जब अभी जाएंगे नहीं, जब मिलेगा तब देखेंगे। अभी एफपीओ के लिए अलग से बोला हुआ है कि वेयर द इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूअर are frequently traded on a stock exchange for a period of at least 3 years immediately preceding the reference date, and the issuer has redressed at least 95% of the complaint received from the investors till the end of the quarter immediately preceding the month of the reference date, मतलब 95% उसने कोई भी कंप्लेंट अगर आई तो उसने वो सॉल्व कर दी, ठीक है। वो पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेफरेंस डेट, 3 साल में। और क्वार्टर की भी एक बात हुई थी, एक बार देखो वापस से पूरा पढ़ते हैं। वेयर द इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूअर आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर द पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 years, ठीक है। ट्रेडेड वाले की बात करी थी कि 3 साल से लगातार ट्रेडिंग चल रही है उस शेयर में, और and the issuer has redressed at least 95% of the complaint received from the investors till the end of the quarter immediately preceding the month of the reference date। reference date के पहले का जो मंथ होगा उससे, जब end of the quarter immediately preceding the month, ठीक है, उस महीने से जब क्वार्टर एंड होगा, मंथ ऑफ द रेफरेंस की बात करी हुई है, उस महीने से पहले का जो एंड ऑफ द क्वार्टर रहेगा वहाँ तक उसने 95% ऑफ द कंप्लेंट सॉल्व कर दिए, रिड्रेस कर दिए। और दूसरा, एंड द इशूअर हैज़ बीन अ कंप्लायंसेस विद द सेबी LODR रेगुलेशन 2015 फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेफरेंस डेट। LODR का भी एक पूरा चैप्टर है, वो भी भारी चैप्टर है, वो भी अभी क्या बोलते हैं देखेंगे अपन। अगर वहाँ पे उसने कुछ रेगुलेशंस फुलफिल करी हुई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अगर मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो अभी तक अपन ने कितना देखा, लॉक इन अभी देखा अपन ने, ये 20% वाला एक मेन ध्यान रखो कि 20% होनी चाहिए प्रमोटर की होल्डिंग मिनिमम, ठीक है। आगे देखते हैं, लॉक इन रिक्वायरमेंट फॉर सिक्योरिटीज हेल्ड बाय प्रमोटर्स। रेगुलेशन है 16 और दूसरी है 115। इन द पब्लिक इशू द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज held by promoters shall be locked in for the period of
स्टिपुलेटेड हेयर अंडर प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अगर है तो फिर लॉक इन पीरियड रहेगा 18 महीने। और however lock in period shall be 3 years in case of the majority of the issuance proceeding excluding the portion of offer for sale is proposed to be utilized by the capital structure। ठीक है, अगर ऑफर फॉर सेल वाला प्रोपोर्शन रहेगा तो फिर वो लॉक इन पीरियड 3 साल तक भी जा सकता है। बाकी केस में लॉक इन पीरियड रहेगा 18 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द आईपीओ और एफपीओ। दूसरा, प्रमोटर्स होल्डिंग इन एक्सेस ऑफ मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। हाँ ठीक है, एक्सेस ऑफ मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि 50 करोड़ का क्या बोलते था तो उसका 20% 10 करोड़ होता है, लाया 18 करोड़ तो 18 करोड़ 6 महीने। ठीक है, इसकी क्या बोली हुई एक बार पढ़ लेते हैं, इसको क्या बोला हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग इन एक्सेस ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट या प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन shall be locked in for a period of 6 months from the date of the allotment in the initial public offer. However, lock-in period shall be 1 year in the case of the majority of the issue price proceeds excluding the portion of the offer for sale। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द इशू प्रोसीड्स एक्सक्लूडिंग द पोर्शन ऑफ द ऑफर फॉर सेल है तो 1 साल, बाकी वाले केस में 6 महीने। तो उसमें ऐसा बोला है क्या है यार ये, इसमें एक तो किस हिसाब से लिया हुआ है ना एग्जाम्पल, साला समझ में ही नहीं आ रहा। प्रमोटर होल्डिंग है एक्सेस ऑफ मिनिमम प्रमोटर होल्डिंग है इन एक्सेस ऑफ मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। उसके पास मतलब ज़्यादा ही है ना मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन से, तो उसकी जो लॉक इन पीरियड रहेगी वो 6 महीने रहेगी। पर कितनी अमाउंट पे, देखो 25 करोड़ 50 करोड़ का 20% होता है 10 करोड़, और लाया है वो 18 करोड़, तो 8 करोड़ 6 महीने तक उसको लॉक इन करके रखने पड़ेंगे। 8 करोड़ कैसे हो सकता है, 10 करोड़ तो रखना ही पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, एक्सेस ऑफ मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन, ओके ठीक है, यहाँ पे ये बोला हुआ है कि आपने अगर एक्सेस ऑफ मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो भी मतलब जैसे रहेगा, मिनिमम कंट्रीब्यूशन अगर 10 करोड़ है तो आपको लाए 18 करोड़ हो तो 8 करोड़ आपको 6 महीने तक लॉक इन करके रखने पड़ेंगे। तो ऐसे तो कोई भी फिर 11 करोड़ ही लाएगा तो 1 करोड़ का ही रखेगा, तो वहाँ पे फिर वो चीज़ें किसी केसेस के ऊपर देखी जाएंगी। बाकी फिर अपना उतना आपको मिनिमम लॉक इन पीरियड रहेगा 6 महीने। इन केस ऑफ SR इक्विटी शेयर्स, तो अंटिल कन्वर्जन ऑफ द इनटू इक्विटी शेयर्स voting right later or under locked in period they are under conversion of the equity shares have voting right same with the ordinary shares compliances with the other provisions। ठीक है, तो जब तक कन्वर्जन नहीं हो जाता उसका तब तक आपका वो लॉक इन पीरियड रहेगा, विच एवर इज लेटर वाली बात करी हुई है यहाँ पे। तो इतनी इसकी डेप्थ में अपन को जाने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। लॉक इन रिक्वायरमेंट फॉर सिक्योरिटीज हेल्ड बाय पर्सन अदर देन प्रमोटर्स, रेगुलेशन 17। The entire pre-issue share capital held by person other than the promoters shall be locked in for a period of 6 months from the date of the allotment in the initial public offer। Lock-in requirement for securities held by the person other than promoter, रेगुलेशन 17 की बात करी हुई है। The entire pre-issue share capital held by person other than the promoter, ठीक है, shall be locked in for a period of 6 months from the date of the allotment in the initial public offer। The provision of this regulation shall not apply in the case of employee stock exchange वाले मैटर में और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ट्रस्ट और ट्रांसफर्ड इन द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ट्रस्ट परसुएंट, ठीक है। और इक्विटी शेयर हेल्ड बाय द वेंचर कैपिटल फंड, और ये वाली कैटेगरी सच इक्विटी शेयर कैन बी लॉक्ड इन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 एटलीस्ट 6 months फ्रॉम द रेट ऑफ द परचेज ऑफ द वेंचर कैपिटल, ठीक है, वो अलग बात है। 6 महीने की बेसिक यहाँ पे बात करी हुई है। अगर कोई प्रमोटर के बिना वाला होल्ड कर रहा है होल्ड ही कर रहा है बेसिकली, वही है, ग्रामर चेंज है बस। द एंटायर प्री इशू शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द पर्सन अदर देन द प्रमोटर, तो 6 महीने का लॉक इन पीरियड है।
ठीक है, एक फास्ट ट्रैक इशू और देख लेते हैं फटाफट से और फिर इसको ख़त्म करते हैं। फास्ट ट्रैक इशू ओनली अलाउड फॉर FPO, ठीक है, ये सिर्फ FPO के लिए ही है। फास्ट ट्रैक इशू क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप बोलो तो इसको अपन दूसरी वीडियो में भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसकी ना अपन दूसरा टॉपिक बनाएंगे, इसकी दूसरी वीडियो बनाएंगे अपन। और यहाँ तक अपन ने जो देखा वो आप एक बार पढ़ लो, इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं वो अपन दूसरी वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। और जो भी दो एक सम्स हैं वो अपन उसके लिए एक फिर सेपरेट वीडियो बना लेंगे अगर बोलोगे तो, नहीं तो फिर जो लास्ट वीडियो जो टॉपिक रहेगा ना उसमें उस सम्स को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब तक अपन ने जितना देखा इसमें मैक्सिमम पार्ट इंपॉर्टेंट ही है। ये पूरे चैप्टर में अपन ऐसा कुछ नहीं जो कट शॉर्ट, मैंने जो पूरी वीडियो में बोला है कि इतना काटना है इतना नहीं काटना है, तो उतना आप काट सकते हो, बाकी उसके अलावा का सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपन जब फास्ट ट्रैक इशू से टॉपिक्स चालू करेंगे तो उसकी हर टॉपिक की इंडिविजुअल वीडियो रहेगी, 10-10 मिनट 15-15 मिनट की, उससे ज़्यादा की नहीं रहेगी। तो आप अच्छे से उसको भी थोड़ा सा आगे करके देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।